इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन। और इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और मोर स्पेसिफिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे द मल्टीपोल एक्सपेंशन। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे समरी क्या है मैग्नेटोस्टैटिक की, उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है। तो पहले तो समरी देख लें हम कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपके पास कौन सी चीज़ गिवन हो तो किस तरह आप दूसरी चीज़ हासिल कर सकते हो। जिस तरह हमारे पास एक डायग्राम थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम मौजूद है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। यहाँ पे हमारे पास रो थी, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल था, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो इस केस में मैग्नेटोस्टैटिक में इन सेम इन क्वांटिटीज के कॉरस्पॉन्ड रो ए कॉरस्पॉन्ड हमारे पास करंट डेंसिटी है, स्केलर पोटेंशियल कॉरस्पॉन्ड हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आपके पास जे गिवन हो, करंट डेंसिटी गिवन हो, ठीक है, तो आप आसानी से इस फार्मूला को यूज करते हुए वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके कन्वर्स अगर आपने मूव होना हो कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल, तो आपने जे फाइंड करना हो करंट डेंसिटी, तो आप इसे कन्वर्स मूव हो सकते हो, आपको ये पॉइसन इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करनी होगी। इसके दूसरी साइड पे हमारे पास करंट डेंसिटी से अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में जाना हो तो आप यूज करते हो बाय और सेवर्ट लॉ। तो करंट डेंसिटी से आपको ले जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और अगर आपने करंट डेंसिटी से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो आपके पास ये एम्पेयर्स लॉ है। ये करंट्स आपके पास गिवन हो, आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो एम्पेयर्स लॉ हम यूज कर चुके हैं। तो आपने ये देखा है जैसे स्ट्रेट लाइन करंट है, हमारे पास सोलिनॉइड है, तो उसमें हमारे पास करंट्स गिवन थे, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है। तो वो बेसिकली ये था। और अगर आप इसका रिलेशन देखें मैग्नेटिक फील्ड का और वेक्टर पोटेंशियल का, तो वो हमारे पास ये है। तो अगर आपके पास वेक्टर पोटेंशियल की आ जाए तो आप उससे आसानी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमने वेक्टर फाइंड करना था, इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूनिकली तो हमारे पास दोनों, उसका मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल भी होना चाहिए और उसकी डाइवर्जेंस भी होनी चाहिए, साथ बाउंड्री कंडीशन के करंट जो है वो इन्फिनिटी पे जीरो होगा। इस केस में भी हमारे पास वही है कि हमने फाइंड करना है वेक्टर पोटेंशियल, इसमें फाइंड करना है, तो उसका हमारे पास कर्ल है, उस तरह में फिर डाइवर्जेंस भी ली थी, ये कन्वीनियंट चॉइस है। और साथ इसकी बाउंड्री कंडीशन है, उसको यूज करते हुए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वेक्टर पोटेंशियल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपके पास रिलेशन है। इसका कन्वर्स रिलेशन कि आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड से वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो ये जो मिसिंग लिंक है, ये आपको इससे कम ही चांसेस है कभी आप इस सिनेरियो से इनकाउंटर हो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो और आपने वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो। तो वैसे प्रॉब्लम में गिवन है, प्रॉब्लम में ये किया हुआ है, लेकिन ये मोस्टली हाईली अनलाइकली है कि हमारे पास ये जरूरत पड़े कभी मैग्नेटोस्टैटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो और आपने वेक्टर पोटेंशियल मूव ऑन हो। वैसे इसकी प्रॉब्लम है, आप वो देख सकते हैं कि जिसमें उन्हें एक पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा किया हुआ है। अब अगर आप बात करेंगे तो समरी हो गई यहाँ तक, तो अब मैं बात करना चाहता हूँ बाउंड्री कंडीशन पे। याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट जो था उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसमें डिसकंटिन्यूटी थी। अगर आपके पास जो सरफेस है, सरफेस में हमारे पास एक चार्ज शीट है, अगर उस शीट पे चार्ज है, दो जो सरफेसेस को, दो रीजन्स को अगर डिवाइड कर रहा है एक सरफेस, उस सरफेस पे अगर चार्ज है तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी लाई करती थी। वहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिसकंटिन्यूस था क्योंकि उधर हमारे पास जो डाइवर्जेंस नॉन जीरो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस जीरो है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कंटिन्यूस होगा। और जबकि इसकी जो कर्ल है, कर्ल की इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्ल हमारे पास थी जीरो, तो उसका पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूस था। लेकिन इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल है वो नॉन जीरो है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। तो देख लेते हैं इसको वन बाय वन। वहां पे हमारे पास चार्ज था शीट पे, यहाँ पे हमारे पास करंट होगा, सरफेस करंट। तो ये मेरे पास एक शीट है और जिसके ऊपर मेरे पास करंट डेंसिटी है के, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन से नीचे, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रीजन से ऊपर की तरफ, ठीक है।
अब मैंने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है, तो मुझे ये यूज करना होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और वो ये हमारे पास कहाँ से आए, डाइवर्जेंस से आया मेरे पास। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर मैं उसकी तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल ले लूँ, तो ये जो स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक, सॉरी, डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल में, लेकिन ये हमारे पास होगा क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन है। इसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है इस पूरे क्लोज सरफेस पे, जो मैंने ये सरफेस लिया है एक पिल बॉक्स की तरह। ये इसका वेक्टर एरिया ए है, नीचे भी हमारे पास ये है, ये साइड्स हैं। तो जिसका मैं इसके साथ डॉट ले रहा हूँ वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी ये इस साइड से आएगी और ये डाउन साइड से आएगी। ठीक है, नीचे से और ऊपर से। बाकी जो साइड्स हैं, साइड पे हमारे पास जो एंगल है 90 है, ये देखें यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया है वो डायरेक्शन ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बाकी चारों साइड से आपके पास जो कंट्रीब्यूशन जीरो मिलेगी, लेकिन जो जीरो मिले आपको फ्लक्स मिलेगा वो अप और डाउन होगा। तो ये मेरे पास है डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर एरिया मैंने यहाँ पे लिया है यूनिट वेक्टर, वो ये अप डायरेक्शन में पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, दोनों वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं। और ये डाउन यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आपके पास एंगल 180 है। तो यहाँ से आपको पता चला ए कॉमन ले लेके उस तरफ जहाँ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है कि जो अबव सरफेस और बिलो सरफेस सेम है और इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था चार्ज की मौजूदगी में डिसकंटिन्यूस था, लेकिन यहाँ पे उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे इवन तो करंट मौजूद है, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कंटिन्यूस है, परपेंडिकुलर। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें, टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हमारे पास जो इस सरफेस पे जिसमें करंट मौजूद है, वहाँ पे हमें एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी होगी, और मैंने यहाँ पे जो कंसीडर की हैं वो कंसीडर की हैं पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू द सरफेस। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये पैरेलल टू द सरफेस है कंपोनेंट्स, ये अबव और ये हमारे पास बिलो है। इंपीरियल लूप ड्रॉ की है मैंने, क्लोज लूप, और इंपीरियल लूप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है करंट के, करंट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इंपीरियल लूप। ठीक है, तो जो पास करेगा करंट वो इसके अंदर से पास करेगा, इसके अंदर से एग्जैक्टली इसके अंदर से पास करेगा करंट। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको एम्पेयर लॉ, तो क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो यहाँ पे देखें जो करंट का है डी एल जो है यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, ये डी एल की डायरेक्शन देख लो, ये भी सेम है, और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आपको मिलेगी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन डीएल की डायरेक्शन ऑपोजिट है 180 एंगल, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ऊपर से इसकी जो लेंथ है वो भी एल है, और नीचे से लेंथ वो भी एल है। अम्पेयर्स लॉ की जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो है म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो आई इनक्लोज जो वही है करंट जो इस लूप के सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है वो हमारे पास करंट है। तो आप ले सकते हो करंट डेंसिटी से आप आई इनक्लोज फाइंड आउट कर सकते हो, वो ये है मेरे पास। ठीक है, मुझे हमारे पास करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ होती है। तो करंट पर यूनिट विड्थ होती है हमारे पास करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी। तो यहाँ से आई को आप एल को इस तरफ ले जाओ, तो ये आई इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। तो दोनों साइड पे देखो स्मॉल एल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ये लास्ट रिलेशन आ गया। तो यहाँ से वाज़ेह तौर पे आप देख रहे हो कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, जो अगर सरफेस करंट मौजूद है यहाँ पे, सरफेस करंट मौजूद है, तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी लाई करेगी वो लाई करेगी हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट में, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास है कंटिन्यूस। स्पेसिफिक लूप चूज किया कि उसकी डायरेक्शन है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द करंट। तो अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो उसमें से तो कोई करंट पास आउट नहीं करेगा, उसमें से जो सरफेस होगा, अगर मैं पैरेलल टू द
करंट लूप ड्रॉ करता हूँ कि मेरे पास ये लूप है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है करंट है, तो करंट इसमें से पास आउट नहीं करेगा, तो हमारे पास कोई करंट इनक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि लूप आप जैसे लेते हो सामने, उसकी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये लेते हैं। तो जो समराइज रिजल्ट है दोनों को जो इकट्ठे बाउंड्री कंडीशन करके लिखने के लिए हमारे पास, तो ये अबव और बिलो है वो म्यू नॉट के क्रॉस एन है। तो इसमें दोनों रिजल्ट कंपनसेट हैं कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, एन हमारे पास यहाँ पे है, परपेंड यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सरफेस पॉइंटिंग अपवर्ड। तो ये उसकी चीज़ को वो है कंपनसेट करेगा। यहाँ से एक एग्जांपल ये देख लें कि अगर मेरे पास होता ये करंट इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में ही जो है मैं वो आपके पास वो ले लूँ, लूप ले लूँ, तो ये मुझे बताएगा कि नहीं इसमें से जो आपके पास करंट पास आउट नहीं करेगा। जबकि मैं इसके परपेंडिकुलर लूँ तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास पास आउट करेगा और आपको ये जो वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वेक्टर पोटेंशियल इज कंटिन्यूस अक्रॉस एनी बाउंड्री। वहाँ पे पोटेंशियल भी यही था, इस तरह बिहेव करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि आपके पास जो अबव पोटेंशियल है लो पोटेंशियल हमारे पास सेम था, उस केस में हमारे पास स्केलर था। लेकिन वेक्टर पोटेंशियल भी अबव और बिलो दोनों सरफेस पे हमारे पास कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी लाई नहीं करती। जबकि नॉर्मल कंपोनेंट हम देखते हैं उसके बारे में क्या है, हमारे कंडीशंस क्या कहती हैं। तो ये देखिए डाइवर्जेंस अगर आप लो तो इससे पता चलेगा नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूस है। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे कंटिन्यूस है क्योंकि इसके आप वही डाइवर्जेंस लोगे दोनों तरफ, D2 डाइवर्जेंस से आप ले लोगे क्लोज लूप क्लोज सरफेस इंटीग्रल, जिस तरह हमने डाइवर्जेंस और मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया, इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि नॉर्मल कंपाउंड यहाँ पे कंटिन्यूस है, ये दोनों साइड का नॉर्मल कंपाउंड बराबर है। अब अगर आप इसकी बात करें टेंजेंशियल कंपाउंड की, तो यहाँ से आप ले इसका स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक आप इसको क्लोज लूप इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और राइट हैंड साइड आपके पास सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन ये ओपन सरफेस इंटीग्रल है, तो ये भी हमारे पास जो बताता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि अगर मैं लूप बहुत ही स्मॉल ले लूँ तो उसमें से फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टेंजेंशियल कंपाउंड भी कंटिन्यूस है, इसका नॉर्मल कंपाउंड भी जीरो है। इस वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अबव होगा वही बिलो होगा, तो इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज है कि इसका जो नॉर्मल डेरिवेटिव है, जिस तरह हमारे पास पोटेंशियल का नॉर्मल डेरिवेटिव था वो डिसकंटिन्यूस था। ठीक है, क्योंकि उस केस में हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलती थी उसके डेरिवेटिव से। तो इस केस में भी अगर आप वेक्टर पोटेंशियल का नॉर्मल डेरिवेटिव लें नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसमें डिसकंटिन्यूटी लाई करती है वो माइनस म्यू नॉट के।